हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं और आएंगे, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसको मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मैंने इसको मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है कि जैसे जो टॉपिक आपको अलग से पढ़ना चाहिए उसको मैंने अलग सेपरेट बनाया है। जैसे आज का ये वाला जो टॉपिक है इसको बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे अपन, बहुत ईजी है, छोटा सा चैप्टर है। फिर नेक्स्ट में अपन ले लेंगे वो फूड वाला, खाद्यान्न वाला, पूरा टॉपिक एक ही क्लास में। शानदार चैप्टर, बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसी अकॉर्डिंग चार्ट बना बना के स्टडी आपको करनी है। हेडिंग आप आज लगाएंगे कृषि के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। भारत में कितनी तरह की कृषि की जाती है, उसके कितने प्रकार हैं। लेकिन वो भी सीधे प्रकार नहीं है, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार के ऊपर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कृषि की जाती है, फार्मिंग की जाती है। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि ये थोड़ा जो इलाका है ज़मीन वो थोड़ी नमी वाली, मॉइस्चर वाली ज़मीन है, आर्द्रता वाली ज़मीन है। तो आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर या आर्द्रता मान लो शॉर्ट में, इसके बेस के ऊपर या मॉइस्चर या आर्द्रता के ऊपर अपन जो यहाँ जो कृषि की जाती है, दो तरह की कृषि होती है। सिंचित कृषि यानी कि इरिगेटेड फार्मिंग, और सेकंड है वृक्षा निर्भर, जिसको अपन बारानी कृषि भी बोलते हैं, रेनफीड या फिर बारानी फार्मिंग। दो तरह की कृषि है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि आर्द्रता के स्रोत के आधार पर या मॉइस्चर के बेस पर जो कृषि है, जो फार्मिंग है, वो कितने तरह की होती है? तो दो तरह की होती है, सिंचित यानी इरिगेटेड, और वर्षा निर्भर या फिर बाराती भी बोलते हैं, बारानी भी बोलते हैं, रेनफीड या बारानी फार्मिंग। ये दो तरह की कृषि हो गई। फिर जो सिंचित कृषि है इसके भी दो टाइप और है, लेकिन वो भी किस आधार पर? सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर इसके भी, किसके? सिंचित कृषि, इरिगेटेड के, उसके भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? रक्षित सिंचाई कृषि, सिंचाई का सिंचित का ही पोर्शन तो सिंचाई या सिंचित बोल सकते हो, यानी कि प्रोटेक्टिव फार्मिंग। सेकंड है प्रोडक्टिव फार्मिंग। समझ में आ गई? सिंचाई कृषि या सिंचित कृषि, बात एक ही है हिंदी में, तो ध्यान रखना। सिंचित कृषि सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर फिर दो तरह से टूट गई है, रक्षित और उत्पादक। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, प्रोडक्ट यानी उत्पादन, तो प्रोडक्टिव, ये हो गई सिंचित। फिर सेकंड जो पोर्शन पर लिया था वर्षा निर्भर, जो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको अपन कहते हैं ना चौमासा मतलब 4 महीने जो भी बारिश की ऋतु गई है पीछे, वो। तो इसके भी खुद ये दो टुकड़ों में टूट गई। लेकिन ये कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर, आर्द्रता कितनी मॉइस्चर की मात्रा है, बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सोइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन। जब कृषि की ऋतु आएगी और उस टाइम पर कितना मॉइस्चर है, उस बेस पे तो हमने दो तरह के लिए, एक तो शुष्क भूमि कृषि और एक आर्द्र भूमि कृषि, यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। शुष्क का मतलब है जिसमें मॉइस्चर कम हो। तो सीधी सी बात है, हेडिंग भी तो वही है कि जब कृषि ऋतु थी, जब एग्रीकल्चर सीजन चल रहा था, फार्मिंग सीजन था, उस टाइम पर जमीन में कितनी नमी या मॉइस्चर था। अगर था तो कहलाएगी आर्द्र भूमि कृषि यानी वेटलैंड, और नहीं था तो ड्राई लैंड मतलब शुष्क, तो ड्राई लैंड। ये चार्ट भी अगर आपने याद कर लिया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हो गए। ठीक है, मतलब फिर सुन लो मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कृषि के प्रकार, भारत में कृषि के प्रकार, तो आप लिखेंगे भारत में कृषि के आर्द्रता बेस पर या फिर मॉइस्चर के बेस पर 2 प्रकार हैं, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि, जिसको अपन बारानी कृषि भी बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, इरिगेटेड फार्मिंग या फिर रेनफीड फार्मिंग या बारानी फार्मिंग। फिर सिंचित कृषि के भी 2 पोर्शन हैं, जिसको अपन सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव के बेस पे 2 टुकड़ों में वो टूट जाती है, रक्षित और उत्पादक यानी प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। और जो वर्षा निर्भर थी वो आर्द्रता की मात्रा कितनी है उस ज़मीन में, नमी मॉइस्चर कितना है, उस बेस पे शुष्क और आर्द्र, यानी कि बिल्कुल नहीं है तो शुष्क ड्राई लैंड हो गया, और थोड़ी बहुत वेटलैंड आर्द्र है तो वेटलैंड हो गया। ये चार्ट भी अगर याद है तो 2 नंबर का आपका पोर्शन पक्का तैयार है। अब अपन एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में क्या क्या आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो कंप्लीटली अपन नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना शानदार चार्ट। अब अपन बात करते हैं कृषि के प्रकार। यही चीज़ है, यही कृषि के प्रकार। हेडिंग एग्जाम वो तो चार्ट था, पूरा समरी आ गई, आज क्या पढ़ने वाले वो समरी आ गई। अब कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में भी आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर, यानी टाइप ऑफ फार्मिंग, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर के बेस पे, तो अभी अपन ने पढ़ा था 2, संचित या सिंचित कृषि 1, और दूसरा नंबर 2 हो गया वर्षा निर्भर यानी कि बारानी। तो पहले अपन बात करेंगे सिंचित कृषि की। सिंचित कृषि के बारे में थोड़ा लिखेंगे, वहाँ तो सिर्फ चार्ट बनाया था,
लिखेंगे क्या कि सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि, जो भी अपने पढ़ा था, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। यानी कि इरिगेटेड, तो देयर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। इट मीन्स प्रोटेक्टिव इरिगेटेड और प्रोडक्टिव इरिगेटेड। ठीक है, बिल्कुल दोनों टाइप ने पढ़ लिए, एक एक उठा लेते हैं। मतलब फर्स्ट के दो प्रकार जो है, पहला रक्षित सिंचाई का उद्देश्य। अब आपके माइंड में भी आ रही होगी कि जो अपने ये चार्ट बनाया सिंचित के दो टुकड़े, ये क्या है, मतलब ये इसको रक्षित और उत्पादक या प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव क्यों कहते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देखो, रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाता है। कौन? रक्षित सिंचाई। रक्षित सिंचाई का जो मेन पर्पज है वो है कि अगर किसी में भी मॉइस्चर कम है, भाई जिस ज़मीन में मॉइस्चर आर्द्रता कम है, तो उस कमी को फसलों को नष्ट होती है उससे, तो उसको होने से बचाता है। ठीक है, यानी कि आर्द्रता का मतलब है नमी की कमी के कारण जो फसलों को नुकसान होता है उससे ये बचाता है। अर्थात वर्षा के अतिरिक्त जल हैं, उस जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है, उसे बोलते हैं रक्षित। और आपने देखा भी होगा कि जिनके घर पे कुएं ट्यूबवेल होती हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे बारिश की फसल जो होती है, जैसे बाजरा वगैरह, तो बारिश नहीं हो रही, जबकि प्यास तो लग गई फसल को, ऐसा लग रहा है कि यार फसल तो सूख जाएगी, बारिश हो नहीं रही है, तो फिर लोग फव्वारे लगा के उसको मतलब पानी दे देते हैं उसको कुएं ट्यूबवेल से। बस वही है रक्षित सिंचाई क्षेत्र, मतलब उसको ताकि उसमें आर्द्रता नमी बनी रहे, जब तक बारिश हो जब तक नमी बनी रहे। हालांकि जो यहाँ से अपन ऊपर से पानी देते हैं उसकी बात वो उतना अच्छा नहीं होता जितना बारिश की पानी होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सीजन, सीधी सी बात है, बारिश का पानी की ही फसल होती है वो, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन इससे है कि अपने वाले पानी से नमी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, तो ये किसान लोग करते हैं, जब बारिश नहीं होती है तो अपने कुएं से उस बाजरे को या फिर किसी को पानी पिला देते हैं ताकि वो नमी आर्द्रता बनी रहे, उससे ही बोलते हैं रक्षित सिंचाई। तो रक्षित सिंचाई का मेन पर्पज क्या है? वो ये है कि ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोइल मॉइस्चर deficiency. It means irrigation act as a supplementary source of water over above the rainfall. ठीक है, फिर सेकंड नंबर ने पढ़ा, इसी का सिंचित का सेकंड टाइप था उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य। तो आप सोचेंगे यार ये उत्पादक जो प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्टिव थी, प्रोडक्टिव का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब मेन उद्देश्य इसका क्या रखा है? तो इसका ये है कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना। नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित की उपेक्षा अधिक होती है। और रक्षित में क्या होता है कि नॉर्मल बस थोड़ा सा पानी दे दिया ताकि मॉइस्चर नमी बनी रही, लेकिन ये उत्पादक है, इसमें तो थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो जल निवेश की जो मात्रा है वो थोड़ी सी इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ मेन पर्पज है प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए, और यहाँ पर किया जाता है कि कैसे न कैसे करके फसल को बचा लिया जाए बस। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन इज प्रोवाइड सफिशिएंट सोइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, इन सच इरिगेशन द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज हायर देन प्रोटेक्टिव इरिगेशन। प्रोटेक्टिव इरिगेशन से इसमें पानी की थोड़ी सी ज़्यादा, वाटर की ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये मेनली अभी अपन ने पढ़ा कृषि के प्रकार में एक प्रकार, कौन सा? सिंचित कृषि। और सिंचित के दो टुकड़े पढ़ लिए, रक्षित और उत्पादक। यानी कि अपन ने अभी जो मेन पढ़ा वो इरिगेटेड पढ़ा है, और इरिगेटेड में पहले आपने प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव पढ़ा है, दोनों को मैंने पढ़ लिया। नंबर 2 अपन ने लिखा था जो बारानी या फिर वर्षा निर्भर कृषि, यानी कि रेनफीड या फिर बारानी जो एग्रीकल्चर है, सॉरी फार्मिंग जो है, आगे लिख सकते हो चाहो तो फार्मिंग। ठीक है, ये जो फार्मिंग है सेकेंड नंबर, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसमें अपने पास में है कि वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता यानी मॉइस्चर की मात्रा के आधार पर इसके भी दो टुकड़ों में ये बांटी जा सकती है, जो अभी अपने पहले चार्ट में पढ़ लिया था। रेनफीड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सोइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन। और उसमें फर्स्ट है शुष्क। मैंने कहा था नमी जो है, नमी या तो है या नहीं है, भाई यही तो होता है, क्योंकि अपने बेस क्या लिया इसका? मॉइस्चर, यानी आधार क्या माना है अपन ने? आर्द्रता, नमी। तो जमीन दो तरह की होती है, या तो नमी है या नमी नहीं है। अगर है तो वेटलैंड, यानी कि वो तो हो जाएगी आर्द्र, और अगर नहीं है तो सूखी है, ड्राई है, इसका मतलब वो शुष्क है। बस दो ही तो हैं। तो शुष्क भूमि कृषि यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग, और सेकंड थी आर्द्र भूमि कृषि यानी कि वेटलैंड फार्मिंग। ये अपना सेकंड का 2 पार्ट है, अलग अलग पढ़ लेते हैं।
शुष्क भूमि कृषि बेसिकली किन इलाकों में होती है? तो भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक जो वर्षा है, जो ईयरली या एनुअली रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम है। वहाँ पर बिल्कुल सही, वही ड्राई एरिया होता है। राजस्थान का मोस्टली जो पोर्शन है, खूब सारा पोर्शन, उसमें पानी बारिश कम होती है। यानी कि इन इंडिया द ड्राईलैंड फार्मिंग इज लार्जली कॉन्फाइंड द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर से कम है तो उस इलाके में ऐसी जो भूमि है, एक ऐसी खेती होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, जो कि चारा फसल होती है, ये सब उगाई जाती है क्योंकि इनको वाकई पानी की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, तभी तो लिखा अपन है कि इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने के लिए। भाई सीधी सी बात है, ये तो शुष्क एरियाज़ हैं, ड्राई एरियाज़ हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर फसल ही नहीं करेंगे, फसल तो करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीज़न, जैसा वहाँ इलाका है। अब यहाँ पर आप चावल तो बो नहीं सकते क्योंकि चावल के लिए तो प्रॉपर पानी चाहिए, जैसा बिहार, बंगाल, इन इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में होता है। यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि तो शुष्क है, ड्राई लैंड है। इसलिए फिर यहाँ पर अपन क्या बोएंगे? रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार। ठीक है, मोस्टली अनाज, मोटे दानों वाला अनाज होता है, वो यहाँ बो देंगे। ठीक है, यानी कि दीज रीजन्स ग्रो हार्डली एंड रोट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज रागी, बाजरा, मूंग, गार्म एंड गुआर, जिसको अपने फूड क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि चारा की एंड प्रैक्टिस। ठीक है, फिर सेकंड है आर्द्र भूमि कृषि, यानी कि जो वेटलैंड फार्मिंग है वो। तो आर्द्र कृषि क्षेत्रों में ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। जो वर्षा है ना, बारिश जो है, बारिश का जो जल है वो पौधों की जरूरत से ज़्यादा होता है, और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाता है, फ्लड। यानी कि इफ़ वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इन वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सोइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, थोड़ा ज़्यादा होता है। ये प्रदेश बाढ़ या तो इन प्रदेशों में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, या फिर मृदा अपरदन का मतलब है ज़मीन, मिट्टी का कटाव, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो अपने साथ में बहा के ले जाएगी। और जो अपनी मिट्टी होती है ना, भूमि होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, ऊपरी ऊपर, तभी तो अपन ऊपर खाद डालते हैं। तो ऊपरी ऊपर लेयर को अगर ये बुहार के ले जाएगी, पास में मिट्टी का कटाव करके बाढ़ ले जाएगी, तो फिर वहाँ पर अच्छी फसल नहीं होती है, क्योंकि जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है, ऊपरी ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। तो उससे बोलते हैं मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कटाव का सामना करते हैं ऐसे इलाके, क्योंकि जब बाढ़ आ जाएगी तो मिट्टी का कटाव होगा, मृदा अपरदन होगा। तो इन क्षेत्रों में फिर बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा फ्लड पानी आता हो, जैसे अभी बिहार, इस इलाकों में, तो चावल, जूट, गन्ना आदि तथा ताजे पानी की जलकृषि भी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि बारिश का पानी एकदम ताज़ा पानी है। तो वहाँ पर ताजे पानी में जो भी जलकृषि हो सकती है वो सब यहाँ पर की जाती है। यानी इन वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल, ये तो अपने पढ़ लिया। सच रीजन्स में फेस फ्लड एंड सॉइल एरोजन हैजार्ड, दीज एरियाज ग्रो वेरियस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सच एज राइस, जूट एंड शुगर कैन, यानी गन्ना, एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़, वो सब इसके अंदर की जा सकती है। तो ये मेन कारण है कि शुष्क भूमि कृषि के अंदर कौन सी फसल की बोई जाती है? तो जो मोटा अनाज है, लाइक बाजरा है, रागी हैं, ज्वार हैं, वो ग्वार है, ग्वार, ठीक है, और मूंग, चना, ये सब। और जो आर्द्र भूमि है, यानी जो वेटलैंड एरियाज़ हैं, यहाँ पर अपन बेसिकली चावल, जूट, है ना, चावल, जूट, गन्ना, शुगर कैन, ये सब अपन इसके अंदर बोल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। एक तो चार्ट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बनवा दिया, यहाँ से तो 101% क्वेश्चन आएगा कैसा भी आओ चाहे, लेकिन जिसने इस अपने नोटबुक के अंदर ये चार्ट बना लिया, उसके तो यहाँ से मार्क्स कटने का चांस है नहीं, और वो हाथों हाथ याद भी कर लेगा मैं रिकॉर्डिंग। फिर यहाँ से एग्जाम्पल अंदर से पूछा जाता है कि जूट या गन्ना या फिर चावल वो आर्द्र भूमि कृषि का एग्जाम्पल है या फिर शुष्क भूमि का, यानी वेटलैंड फार्मिंग का एग्जाम्पल है या फिर ड्राईलैंड का एग्जाम्पल है। तो ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल भी नहीं, तीन चार एग्जाम्पल आराम से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 2 टॉपिक छोटे छोटे ऐसे लिए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे और बहुत नॉलेजेबल है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का किसान पोर्टल, अब किसान खेतीबाड़ी करता है, ठीक है, किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, या फिर किसान के बारे में, किसान कहाँ जाएं, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अच्छा बीज कहाँ से लाएं, वो कौन सी खाद डालें कि फसल अच्छी हो, और भी कोई फसल से रिलेटेड यानी कोई प्रॉब्लम्स उसके सामने फेस हो, तो किसान कहाँ हेल्प करे। तो इसलिए भारत सरकार ने भारत का एक किसान पोर्टल नाम से एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए किसान पोर्टल है,
फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया जिसके नाम से जाना जाता है, भारत किसान पोर्टल, उसके बारे में एक क्वेश्चन अलग से मैंने बना दिया, हालांकि चैप्टर के लास्ट में है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको इसी में रख दिया ताकि क्लास थोड़ी ठीक ठाक बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर अपने बड़ा टॉपिक लेंगे खाद्यान्न, इसलिए मैं इसमें उसको घुसेड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़े हैं भारत किसान पोर्टल क्या है कि कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की अगर किसान को तलाश हो तो तलाश के लिए किसान पोर्टल जो है, किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है, ठीक है। यानी कि द फार्मर्स पोर्टल इज ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है फॉर फार्मर्स टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप आराम से किसान पोर्टल सर्च कर सकते हो, उस पर अपना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर मतलब बता सकते हो। किसानों का के बीमा, कोई भी बीमा जैसे फसल का बीमा होता है। कृषि भंडारण, यानी कि अपनी पूरी फसल पैदा कर ली, उसको कहाँ स्टोरेज करें, क्योंकि हो सकता है किसान के पास में रखने के लिए इतनी जगह नहीं हो, है ना, क्योंकि बहुत सारा जब अनाज धान होता है तो कहाँ रखें। फसलों के विस्तार गतिविधियाँ, फसल विस्तार गतिविधियाँ, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी, जो भी इन आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है भारत के किसान पोर्टल पर, ठीक है। उर्वरकों, बाजार मूल्य की क्या रेट चल रही है, अभी क्या रेट चल रही है फसल की चेक कर सकते हो। पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाओं, विवरण, ये सब इसी पर दिए जाते हैं। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन फार्मर्स इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, स्टोरेज, क्रॉप्स, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज एक्सेट्रा इज प्रोवाइडेड, यहाँ पर मिलता है। और डिटेल ऑफ फर्टिलाइजर, मार्केट प्राइजेज, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स आर ऑल्सो गिवन, यहाँ पर ये भी इनकी सब की भी मतलब नॉलेज दिया जाता है। फिर मिट्टी की उर्वरता, कि भाई मेरी मिट्टी में कितनी फर्टिलिटी है, ये उपजाऊ है या नहीं। भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण भी दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि सिखाया भी जाता है, कोचिंग आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। पूरा एक मैप में सब कुछ डिटेल से जानकारी दे रखी है। ब्लॉक लेवल डिटेल रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग एक्सेट्रा अवेलेबल इज एन इंटरेक्टिव मैप। और उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली के हैंडबुक, योजना, दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें हो वो आराम से हैंडबुक मतलब कि एक PDF की फॉर्म में इसको आराम से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आराम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, आराम से उसको देख के पढ़ सकते हो। तो यूजर्स कैन ऑल्सो डाउनलोड फार्म फ्रेंडली हैंडबुक, स्कीम, गाइडलाइंस एक्सेट्रा, ये सब जितने भी गाइडलाइंस वगैरह वो सब इसमें से डाउनलोड कर सकता है। तो ये है भारत किसान पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और ली है मैंने, ये तो आई थिंक आपने आराम से समझ लिया होगा, ये लिए अपन ने NMSA, यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये भी एक अलग टॉपिक है जो 2-3 मार्क्स के अंदर, दोनों टॉपिक, चाहे वो भारत किसान पोर्टल हो चाहिए, दोनों को आपको साथ के साथ याद करना है। यानी कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल, जैसा हमारा क्लाइमेट है उसके अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत या समग्र बोल दो, बात एक ही है, या तो आप एकीकृत बोल दो या समग्र बोल दो, एक ही बात है। कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसका मेन काम है। कि जो भी किसानों के सामने, चाहे वो क्लाइमेट, जलवायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे मिट्टी की उर्वरता से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, जैसी प्रॉब्लम, उनको कैसे न कैसे एडजस्ट करके और जो हमारे नेचुरल, जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसको भी बचाया जा सके, ये सब इसका मेन काम है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक बनाना, विशिष्ट बनाना, सस्टेनेबल और रिम्यूनरेटिव एंड क्लाइमेट रेसिलाइंट बाय प्रोमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड या फिर कॉम्पोसाइट फार्मिंग सिस्टम एंड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ी बात है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हम प्रकृति से मिलते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पानी हो, चाहे अपनी मिट्टी, इन सबको कैसे न कैसे बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके, ये रिसोर्सेज थ्रू अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, ये सब मेन इसका काम होता है। दूसरा, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, यानी कि द गवर्नमेंट हैज बीन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री थ्रू द स्कीम सच एज, यानी कि जिसको अपन बोल देंगे हिंदी के अंदर बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ठीक है।
परंपरागत कृषि विकास योजना, ये PKVY, एज इट इज हिंदी इंग्लिश सेम ही है। दूसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि इसमें लिखा हुआ नहीं है तो आप ये भी लिख लेना कृषि, ये जो लिखा हुआ है इसमें ऐसा कैसा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बीच में से पूछा जाएगा कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी दो ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कौन कौन सी दो योजनाएं जो हैं चलाई जा रही है, किसको प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक कृषि। तो आप ये लिखेंगे कि बिल्कुल सरकार के द्वारा जैविक कृषि को यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दो योजनाएं चल रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, दूसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। ये दो योजनाएं चल रही है जो हम जैविक कृषि को प्रमोट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है। फिर एक अलग टॉपिक है ये, ठीक है, कि भारत में फसल ऋतुएं, हमारे देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं हमारे देश के अंदर। हेडिंग क्या है, भारत में फसल ऋतुएं, ये तो हेडिंग है कि भारत में यानी क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, ये अपनी हेडिंग रहेगी, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। आप सबको पहले से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 6-5 में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में 3 ऋतुएं हैं, कृषि ऋतुएं हैं। नंबर 1 खरीफ, ठीक है, ये नंबरिंग कर देता हूँ, आप आराम से समझ जाना। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 है रबी, ठीक है रबी, और नंबर 3 है जायद। ये 3 हमारे फसल ऋतुएं हैं, यानी कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन इन नदर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कंट्री, नेमली नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी और नंबर 3 जायद। 3 हमारे फसलें भारत के अंदर की जाती है, 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन सा महीने में बता दूंगा। इसके बाद में जो खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आपको पता है ना हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर रहता है इंडिया में, वहीं से हमारी बारिश होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है, जिससे उष्ण कटिबंधीय फसलें जो है सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि अपन बात करें द खरीफ सीजन लार्जली कोइंसिडाइज विथ साउथ ईस्ट मानसून अंडर विच द कल्टिवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ये चीज़ें हैं। और अब ये तो चलो कोई याद रहे या ना रहे, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि भारत में फसल ऋतुएं कितनी है, 3। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया 3, कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद। और ये जो चार्ट है, ये आपको चार्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि ऋतु यानी कि मेजर क्रॉप, सॉरी इसमें खैर वो हेडिंग कट गई, कोई बात नहीं, यानी कि सीजन्स इन इंडिया, सीजन्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो ऋतुएं हैं फार्मिंग की, सीजन्स इन इंडिया, वो कौन कौन सी फार्मिंग सीजन है। इधर तो लिखा हुआ है कृषि ऋतु यानी कि क्रॉपिंग सीजन, ठीक। इधर लिखा है प्रमुख फसलें, और या फिर ऐसा मान लीजिए कौन कौन से स्टेट, उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वो। अब अच्छा, ये तो प्रमुख फसलें तो इसमें नाम है ही, लेकिन उसमें भी अपने भारत को 2 टुकड़ों में बांट लिया, ऐसा मान लीजिए। एक तो अपन ने पोर्शन ले रहे हैं उत्तरी भारत, नर्दर्न इंडिया जो है, नर्दर्न स्टेट्स यानी जो हमारे उत्तरी भारत के स्टेट जो वो, और इसी में अपन लेंगे दक्षिण राज्य यानी कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर सुन लो, खरीफ की टाइम पीरियड भी यही लिखा हुआ है। जो खरीफ जो ऋतु हैं वो जून से लेकर सितंबर तक जो सीज़न है, जो टाइम है वो खरीफ सीज़न का है। जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है उसको खरीफ सीज़न माना जाता है। और इस सीज़न में जो भारत के उत्तरी राज्य हैं जहाँ पर कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ सीज़न इंडिया के अंदर नदर्न स्टेट में, सादर्न स्टेट में, दोनों जगह सेम ही टाइम पीरियड में आती है, लेकिन फसलें अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है, और अकॉर्डिंग टू पानी की मात्रा कि कहाँ कहाँ पर पानी कैसे, उस अकॉर्डिंग। तो उत्तरी भारत में चावल बोया जाता है, राइस यानी कि चावल, कॉटन, कपास, बाजरा, मेज़ यानी मक्का, ज्वार और तुर यानी अरहर जिसे बोलते हैं। ये तो हमारे नदर्न स्टेट के अंदर जो हैं ये फसलें बोई जाती है उत्तरी भारत के अंदर, ठीक है। और जो हमारे दक्षिणी स्टेट्स हैं, जो मतलब कि दक्षिणी राज्य जो हैं, सदर्न स्टेट हैं, वहाँ पर चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्यों बोए जाते हैं, क्योंकि ये ड्राई लैंड है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। दूसरा रबी, रबी में रबी का टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। और फिर उसके बाद में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो है,
इसके अंदर जो नदर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, वो वीट, ग्राम, रेपसीड्स, मस्टर्ड और बार्ले, यानी कि गेहूँ, चना, तोरई, सरसों और जौ, ये अपने रबी अक्टूबर से मार्च के अंदर उत्तर भारत के राज्यों में बोई जाती है। और दक्षिण राज्यों में इसी टाइम में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली बोई जाती है। फिर जायद का टाइम पीरियड अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल टू जून का टाइम पीरियड जायद का है। और जायद के अंदर जो हमारे नदर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी भारत के राज्य हैं, वहाँ पर वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, फल, चारा फसलें ये सब बोई जाती है। जबकि जो हमारे दक्षिण राज्य सदर्न स्टेट है वहाँ पर चावल, सब्जियाँ, चारा फसलें बोई जाती है। सेम ही है, बस इसमें राइस नहीं, इसमें राइस है, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फूडर का मतलब जिसको अपन गंवार बोलते हैं ना, चारा फसलें वो। तो राइस, वेजिटेबल, फूडर ये सब दोनों। तो ये ध्यान ये रखना है। पहली बात तो ये कि भारत के अंदर जो कृषि ऋतुएँ हैं, 3 ऋतुएँ हैं, खरीफ, रबी, जायद, 3 सीजन है, क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। तीनों का टाइम पीरियड ध्यान रखना कि जून से सितंबर, सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च, मार्च के बाद में आता है अप्रैल, अप्रैल से जून, तो पूरे महीने आ जाएंगे, ठीक है। जून टू जून मैच करा देना है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ये एनसीईआरटी की जो अपना डेट टाइम पीरियड वही रखना है प्रॉपर तरीके से। 3-4 अगर फसलें याद हो जाती है तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल 3 कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। उत्तरी भारत के राज्यों में क्या क्या बोई जाता है और दक्षिणी भारत के राज्यों में क्या क्या बोई जाता है, इन नदर्न स्टेट्स है इंडिया के उसमें क्या बोई जाता है, सदर्न में क्या बोई जाता है, ठीक है, सिंपल। और एक जो टेबल मैंने ली है, ये टेबल अपने पिछले क्लास की है, उसमें रह गई थी ये, तो थोड़ा सा साइड में इसको भी कहीं देख लेना। इसमें ज़्यादा फैक्ट ये आ सकते हैं कि 1950-51 में क्या आंकड़े थे और 2014-15 में क्या आंकड़े डेटा हो गए। इसमें यह है कि कृषि योग्य बंजर भूमि जो 1950 में 8, इस सब प्रतिशत में ध्यान रखना, ये 8% थी, 8% थी, 2014-15 में 4% ही रह गई। यानी कि बंजर भूमि, इसका मतलब ये हुआ कि 4% कृषि बंजर भूमि को अपने यूज़ कर लिया। बंजर का मतलब है उसको अपने खेती करने योग्य बना लिया, ठीक है। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड जो कि 1950-51 के अंदर 8% थी, 2014-15 में वो 4% रह गई। फिर इसी में रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत है और समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, समस्त कृषि योग्य भूमि का जो 1951 के अंदर आपके 13.4% था, 2014-15 वो कट गया ना, 15 है यहाँ पर, वो 6.8% हो रह गया। ऐसे ही ये सब प्रकार अपने पढ़ लिए थे पहली क्लास में। पुरातन प्रतिभूमि जो 1950-51 में 6.1% थी, 2014-15 में 3.6% रह गई। उसमें समस्त अगर देखिए पुरातन, ये देखो ये सब परसेंटेज है, इसका इधर से देखना है ना। फिर पुरातन प्रतिभूमि है वो समस्त कृषि भूमि का कितना प्रतिशत थी, तो 1950-51 में 10.2% थी और 2014 में वो 6.2% रह गई। इसका मतलब ये आपको ये समझना है कि कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो कि अगर अपन देखें तो 50-51 में 8% थी जो 4 रह गई, लेकिन पूरी समस्त जितनी पूरे देश में खेती की जाती है उसका 13.4% थी 1950-51 में, और अब वो 6.8% रह गई, कम हो गई। ऐसे ही पुरातन प्रतिभूमि, फैलो अदर देन करंट फैलो, इसकी पर अगर बात करें तो ये 50-51 में इतनी थी, इतनी रह गई, लेकिन पूरे एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेबल लैंड का अपन एवरेज देखें पूरे का तो 10.2 थी और 6.2 अब 2014-15 में रह गई। वर्तमान प्रतिभूमि यानी करंट फैलो वो 3.7 थी 50-51 में, 4.9 हो गई, और टोटल का देखें एवरेज पूरी कृषि का तो 6.2 थी, 8.4 अब 14-15 में हो गई। और फिर निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया सोन, जो अपन ने उस पिछली क्लास में पढ़ा भी था, वो टोटल 41.7% 50-51 में था, 2014 में 45, थोड़ी सी जो निवल बोया गया क्षेत्र बड़ा है वो 45.5% हो गया। और पहले 50-51 में 70 था जो 78-78.4% इसका नेट एरिया सोन हो गया। ये चीज़ है, और सबका एवरेज परसेंटेज आप निकालोगे टोटल कल्टिवेबल लैंड भारत की, यानी सकल कृषि योग्य भूमि अगर टोटल अपन देखें तो 1950-51 में तो थी 59.5% टोटल, अगर एक साथ पूछे तो, जो कि 14-15 में आपकी 58% हो गई, ठीक है। और ये तो खैर 100% होता ही है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर की जा रही है उसका 100%, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 100% ही आएगा। फिर ये 15, ये तो खैर अपन पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी टेबल, छोटे मोटे 4 ही तो आंकड़े हैं, 4 आंकड़े आप इसको याद कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की भी। और अब जो नेक्स्ट जितनी भी क्लासें आएगी, एक से बड़े क्लास आएगी, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, और जो अब नेक्स्ट क्लास आएगी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके।